सभी भाइयों को नमस्कार। ब्रजेश भाई नमस्कार। ब्रजेश भाई ज़रा शेयर कर दो हर ग्रुप में। राम भाई आप भी शेयर कर दो। नरेंद्र भैया नमस्कार। शिव बहादुर भाई नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। प्लीज़ यार इसको सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो। राम राम अशोक भाई। राहुल भैया नमस्कार। विमल भाई नमस्कार। अविनाश, अरविंद, पवन भैया सबको नमस्कार। हाँ, मानवेंद्र भैया नमस्कार। दिनेश भाई, रामजीत भाई नमस्कार। सभी भाइयों को ज़रा शेयर कर दो यार। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना कि 3:45 बजे का टाइम दिया था, लेकिन हुआ ये कि मैं आ रहा था उसी टाइम जो है थोड़ा सा काम आ गया, तो हमने कहा निपटा लें तब आ जाए, इसी वजह से थोड़ा सा देर हो गई। राहुल भाई नमस्कार। हाँ ब्रजेश भाई कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अवनीश भाई नमस्कार। दुआ सलाम करना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो लोग कहेंगे भैया हमने नमस्कार किया, नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, अपना शुरू हो गए। तो पहले जो हमारे बड़े भाई या छोटे भाई लोग हैं, तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन से लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बात कहने के साथ साथ जो है जो भी बहुत सारे भाई बहन फ़ोन कर रहे हैं कि क्या बात है, कैसे क्या करना है, हमारी कुछ इच्छाएं हैं वो बता दीजिए क्या है कैसे है। तो आज मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब मैं लाइव के माध्यम से दे सकूं। मानस प्रजापति भैया बस बढ़िया है। आप मानस भाई बताएं कैसे हैं। अरविंद भाई राम राम। जय श्री कृष्णा। आशीष भाई। ब्रजेश प्रजापति भाई, मैं तो कहूँगा कि आपकी बात सत्य हो। अरुण भैया नमस्कार। प्रदीप सिंह, प्रदीप भाई क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब अभी आपका मैं क्वेश्चन लूँगा, बस थोड़ा सा मुझे जो है 2 मिनट बात करनी है, तो मैं आपसे अपनी बात थोड़ा सा कह लूँ। तो उसके बाद आज मैंने सोचा कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे सबसे पहले मैं जो है उन्हीं क्वेश्चंस को ही जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले 2 मिनट ज़रा मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। राधे राधे रचना जी। उदय भैया नमस्कार। उदितकर भाई शुरू कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट ये बताना चाहूँगा कि जो अभी हम लोगों की 18 तारीख में सुनवाई थी, उसमें क्या कुछ हुआ उसके विषय में बताना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से या कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा, कुछ लोग अज्यूम कर लेते हैं ऐसा हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो उसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही बताना चाहूँगा, क्योंकि इस बार सुनवाई ज़्यादा कुछ हुई नहीं थी। एक्चुअली मैं बता दूं कि जो 18 तारीख वाली सुनवाई थी उसमें फ्रेश केसेस की भी संख्या ज़्यादा थी, एडिशनल केस भी ज़्यादा थे, और 12 तारीख के कुछ बैकलॉग केस भी बचे हुए थे, कोर्ट को उनको भी सुनना था। तो हम लोग का प्रयास ये था कि इतने केसेस होने के बावजूद हम लोगों का नंबर आ जाना चाहिए, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि लंच तक वो फ्रेश ही नहीं ख़त्म कर पाए हैं, तो केस मेंशन कराया गया और ये बताया गया कि मिलॉर्ड आपने पिछले डेट पर ये ऑर्डर किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है 10 नंबर पर जो है हम आपको सुनेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उस दिन जो है विकलांगों वाला एक मैटर भी लगा हुआ था। विकलांगों जो दिव्यांगों का जो आरक्षण है उसमें भी इन लोगों ने काफ़ी घपला किया है, तो उससे रिलेटेड दिव्यांगों का केस भी चल रहा था, और अपना केस भी आरक्षण से संबंधित ही था। तो उसमें हुआ कि पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है जो 10 नंबर का फ्रेश केस है उसके साथ ही हम आपको सुनेंगे,
लेकिन चूंकि जो दिव्यांगों वाला था जो 3 नंबर पर था, उसमें एडवोकेट जनरल भी अपीयर हो रहे थे। एडवोकेट जनरल आप अपने आप में समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा पद होने के साथ साथ भी उसका कद काफ़ी बड़ा होता है। तो जब अपना मैटर आया तो एजी साहब के भी संज्ञान में ये था कि जो दिव्यांगों वाला मैटर है, इसके अलावा भी एक अन्य मुद्दा जो आरक्षण और मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट से रिलेटेड है, वो भी आज ही लगा हुआ है। तो जब 3 नंबर की सुनवाई हो रही थी तो उसमें क्या हुआ कि जो दिव्यांगों के वकील थे वो बहस से भागने लगे। बहस से भागने का मतलब ये हुआ कि पिछली डेट पर तो कोर्ट ने बुला लिया था कि एडवोकेट जनरल अगली डेट पर आएंगे, तो विकलांगों को ये चाहिए था वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ में आएँ, लेकिन वो चूँकि पूरी तैयारी के साथ में गए नहीं थे तो उन्होंने डेट मांगना शुरू कर दिया। अब एडवोकेट जनरल वहाँ पर खड़े हुए, बोले ठीक है सर, अगर ये लोग डेट मांग रहे हैं तो इनको डेट दे दी जाए, मतलब दिव्यांगों को डेट दे दी जाए। और इसके अलावा एक अन्य मैटर भी है, उस पर हम अपना आर्गूमेंट 2 मिनट कहना चाहेंगे। तो कोर्ट ने उनसे सिर्फ एडवोकेट जनरल से इतना पूछा कि जो पिछला ऑर्डर हमने किया था उसके परसुआंस में अभी तक आपने क्या एक्शन लिया है। इसके जवाब में एडवोकेट जनरल ने सिर्फ इतना कहा कि सर अभी जो भी आपने डिसीजन पिछली डेट में किया था उसके परसुआंस में अभी तक हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो डेटा को जो है कंक्लूड करके उसके विषय में जो भी चीज़ें हैं वो सही कर रहे हैं कोर्ट में लगाने के लिए, लेकिन आज की डेट में हमारे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए आज हम अपना पक्ष रख पाने में असमर्थ हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इतना टाइम आपको पहले भी दिया जा चुका है और आज भी आप डेट मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले चूंकि मुझे इस मैटर पर ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इस बार जो CSC रणविजय साहब ने मुझे बताया था तो उसके कारण मुझे आज कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ा कि जो भी पिछली डेट पर हुआ था वो ऑर्डर मुझे मिल गया है और मैं इसको अपने हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं वो तैयार करके कोर्ट में फाइल करवा दूंगा। तो इसलिए मुझे अंतिम रूप से थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, तो आपको 3 दिन का टाइम हम दे दे रहे हैं, 3 दिन में जो है आप लगा दीजिएगा। तो कोर्ट ने कहा सर 3 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कम से कम हमको 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम दीजिए। तो अब एक हफ्ते से 10 दिन का टाइम का मतलब ये हुआ कि उसमें कोर्ट की नज़र में ये होता कि अगर वो 1 हफ्ते का टाइम दे रही है तो आप ये मान के चलिए कि वो 1 हफ्ते के वर्किंग डे में शामिल करती है, इसलिए कोर्ट ने जो है उनको 10 दिन का टाइम देने के लिए कहा। लेकिन समस्या वहाँ पर ये हुई कि जो दिव्यांग वाले कैंडिडेट्स थे, यानी जो दिव्यांग वाला मैटर था और जो अपना मैटर था, दोनों की सुनवाई एक साथ हो गई। जब दोनों की सुनवाई एक साथ हो गई, इसकी वजह से चूंकि वो भी 3 तारीख में मैटर लगा दिया गया, इसलिए अपना मैटर भी 3 मार्च को ही लगा दिया गया है। अब कुछ भाई हमारे पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि हम लोगों ने बहस क्यों नहीं की। तो भैया ये समझ लीजिए कि जो हमारी बहस थी वो तो हमने लिख ही दिया ना, वो तो कोर्ट ने ऑर्डर में कोर्ट कर दिया। जब कोर्ट ने ऑर्डर में कोर्ट कर दिया तो हम कौन सी बहस करते, हम तो सिर्फ अब यही बहस करते ना कि सर या तो ये अपना पक्ष रखें और या तो जो है इसको फाइनल कर दिया जाए। तो कोर्ट का कहना ये था कि जब अभी तक CSC रणविजय आते थे, पहली बार जो है एडवोकेट जनरल आए हैं, तो इस मैटर में हमको उनका पक्ष सुनना ही पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से सत्य भी है कि अगर एडवोकेट जनरल इतना अपने मैटर में आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि उस मुकदमे की स्थिति क्या है। तो कोर्ट ने यही कहा कि ठीक है भाई, इनको थोड़ा सा टाइम और दे करके हम जो है अपने जो भी इनको इंस्ट्रक्शन वगैरह लाने होंगे वो ला करके फाइनल हम लोग कर देंगे। एक तो ये बात हो गई। राहुल भैया बढ़िया है, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब समस्या ये है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया गया, इतनी लंबी डेट क्यों लगा गई। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये डेट संभवतः जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एडवोकेट जनरल को पूरा टाइम देने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया गया है। और दूसरा रीजन जो दिव्यांगों वाला मैटर था उसकी वजह से भी थोड़ा सा नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ गया। वो इसलिए उठाना पड़ गया ना क्योंकि उसमें क्या है ना, उसमें भी एजी अपीयर हो रहे थे। अब दोनों मैटर एक साथ रेज हो गए। अब दोनों मैटर जब एक साथ रेज हो गए, उठ गए, इस वजह से जब कोर्ट ने डेट लगाई तो दोनों की डेट जो है एक ही दिन लगा दी। इस वजह से थोड़ा सा टाइम डिले होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे। और हम तो चाहते हैं कि इस बार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार कोर्ट उनको ज़्यादा टाइम जितना देना था वो दे दिया है, इस बार तो फाइनल करना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हम लोगों का ऑर्डर हुआ है, जिस पर कोर्ट ने 17A, 17B, 18 और इसके अलावा जो OBC, SC का जितना परसेंटेज इन्होंने दिया है 3.80, ये सब, उस पर जो भी जवाब इस कोर्ट ने लिख दिया है, जो भी ऑर्डर लिख दिया है, उसका जवाब स्टेट को देना ही पड़ेगा। जो भी ऑर्डर कोर्टेड हो चुका है उस ऑर्डर का जवाब सरकार कुछ भी खोपड़ी के बल खड़ी हो जाएगी, लेकिन उससे किसी भी तरीके से कहीं से भी बच नहीं पाएगी, ये आप ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसका या तो 110% जो उसने गलत किया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं एक्सेप्ट करेगी तो कोर्ट तो हमारी बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ही चुकी है, तभी तो जितनी भी चीज़ें थी उसने जजमेंट में कोटेड कर दिया है। अब स्थिति ये है कि सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं है, ना सरकार के पास बचने का कोई रास्ता है, ना जितने भी उनके काउंसिल हैं, चाहे एडवोकेट जनरल हो, कोई भी हो। जो डिसीजन चौहान साहब की बेंच ने लिख दिया है, इस डिसीजन के इतर अब कोई नहीं जा पाएगा, चाहे सरकार हो, चाहे एडवोकेट जनरल हो, चाहे कोई भी हो, इस डिसीजन के इतर कुछ भी नहीं। अगर इतना कोर्ट में सरकार प्रूफ नहीं कर पाई तो ये पक्का आप जान लीजिए कि हम लोग नौकरी से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। और जितना हमारे पास डेटा है उस डेटा के अनुसार मैं आपको बता दूं कि ये सरकार जितना प्रूफ करने की कोशिश करेगी उतने ही दलदल में धंसती हुई चली जाएगी, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये जो डिसीजन लिख गया है, इस डिसीजन को लेकर के अगर कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी कोई भी कुछ भी कर ले, इसका जवाब वो दे ही नहीं सकता है। तो अगर दे नहीं सकता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर हम लोगों को क्या मिलने जा रहा है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा बहुत सारी भाई हमारे पूछ रहे थे कि 17A, 17B और 18 में क्या लिखा गया है। तो 17A, 17B और जो 18 है उसमें हमने इससे पहले ही बताया हुआ है कि जो हमारा पैरा 17A है उसमें बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो एक तो इन्होंने जो 27-21% आरक्षण है उसमें तो घपला किया ही किया है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन थे जिनका गुणांक जनरल के यानी अनारक्षित के बराबर था, इसके बावजूद उनको जो है OBC में डाल दिया गया। तो उनको डायरेक्ट OBC में नहीं फेंका गया है, उसमें उन्होंने एक पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत क्या किया है कि उनका चयन अनरिजर्व में कर लिया, यानी जनरल में उनका चयन कर लिया। लेकिन जब जिला आवंटन की बात आई तो उनको ये कहते हुए गृह जनपद दे दिया या गृह जनपद के पास वाला जिला दे दिया, ये कहते हुए कि चूंकि इस बंदे का जो गुणांक था यानी जो चयन था वो अनारक्षित में ज़रूर हुआ था, लेकिन इसको जो है जब हम जिला आवंटित कर रहे हैं तो इसको दूर का जनपद मिल रहा था, इसलिए हमने इसको कैटेगरी में डाल दिया, यानी OBC में डाल दिया या SC में डाल दिया और इसको उठा करके गृह जनपद में अलॉटमेंट कर दिया, यानी कि चयन अनरिजर्व में कर दिया। लेकिन जब आवंटन की बारी आई तो उसको OBC या SC में कर दिया। जब इससे जनरल की एक सीट खाली हुई तो उस पर इन्होंने क्या कर लिया, जनरल कैंडिडेट को अपॉइंट कर दिया। अब यहाँ पर नुकसान क्या हुआ कि जो OBC SC का बंदा था उसको तो अपने पास का जिला मिल गया या गृह जनपद मिल गया, लेकिन जो जनरल वाला था उसको भले दूर का जिला मिल गया लेकिन एटलीस्ट उसका चयन तो हो गया। लेकिन यहाँ तो हम लोग चयन से ही वंचित हो गए। हालांकि ये इन्होंने बहुत पूरा प्लान करके किया था, लेकिन समस्या उनको ये हो गई कि ये डिस्क्लोज हो गए। तो इसमें 17A, 17B में यही हमारा लिखा गया है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नंबर 1 तो अनारक्षित में वो सिलेक्ट हुए थे, गुणांक ज़्यादा था, उसके बावजूद जब आवंटन की बारी आई तो अनरिजर्व के बजाय उनको जो है जिला आवंटन जो कर दिया वो OBC या SC कैटेगरी में कर दिया। अब जो OBC या SC कैटेगरी में कर दिया तो उसको तो गृह जनपद या पास का जिला मिल गया, लेकिन चयन से हम लोग वंचित रह गए। और जनरल वाला जो अभ्यर्थी था, चूंकि जनरल की एक सीट इस बंदे ने खाली कर दी तो उनका जो चयन है अनंतिम रूप से हो गया, लेकिन वो दूर के ज़िले में हुआ। तो ये हमारा 17A, 17B कहता है। लेकिन इसमें भी इन्होंने बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट की हैं, ये भी ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका गुणांक भी ज़्यादा था, फिर भी जो है उनका चयन करने के बाद उनको पास का जिला ना दे करके दूर का जिला दे दिया। लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारा जिला आवंटन से मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ इतना हमारे चयन से मतलब है। भले
दूर के ज़िले में हो, लेकिन एटलीस्ट होना तो चाहिए। तो ये 17/17 भी कहता है। इसके अलावा बाकी जो इन्होंने ओबीसी में आरक्षण हम लोगों का दिया वो तो मैं बता ही चुका। 3.80 जस्टिस चौहान साहब ने भी अपने जजमेंट में कोटेड कर दिया है। तो अब कोर्ट ने ये मांगा है कि बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि जो है कोर्ट ने 67.11 या 66.73 में क्या मांगा है, पहले का मांगा है, बाद का मांगा है, कैसे मांगा है। उसमें आप बस इतना समझ लीजिए कि कोर्ट ने मोटा मोटा ये मांगा कि कितने कैंडिडेट जो भी आपका गुणांक रहा हो, नंबर 1 अनरिजर्व का, और नंबर 2 ओबीसी का, और नंबर 3 एससी का, ठीक ना। तो इसमें उनका साफ साफ कोर्ट का इंटेंशन ये है। देखिए, जब आप जजमेंट पढ़ोगे तो उसमें एक इंटेंशन होता है। इंटेंशन का मतलब ये होता है कि जो कोर्ट है, कोर्ट का भाव क्या है, यानी उस जजमेंट का भाव क्या है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने मोटा मोटा, आप ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल एकदम सीधे शब्दों में, कोर्ट का कहना ये है कि कितने अभ्यर्थी अनरिजर्व गुणांक के बराबर थे, नंबर 1 बात, और उनमें से कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको आपने अनरिजर्व में किया है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़, जो अभ्यर्थी जो ओबीसी की कट ऑफ थी और जो अनरिजर्व की कट ऑफ की थी, इनके बीच में कितने कैंडिडेट हैं। हमारे हिसाब से तो 3.80 का चयन किया गया है, लेकिन इनके कहने का मतलब है कि हमने कई अन्य शर्तें थी उसमें, अब ये कहीं खुल के नहीं आए हैं। कहीं पर ये कहते हैं महिला आरक्षण हमने 20% दे दिया, कहीं कह रहे कि हमने हॉरिजेंटल में दे दिया, कहीं कह रहे कि हमने एमआरसी पर कर दिया, लेकिन अभी कहीं पर भी ये खुल के अपने पत्ते सरकार ने नहीं खोले। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप सब कुछ छोड़ दो, आप केवल इतना भर हमको बता दो कि कितने कैंडिडेट 67.11 से ऊपर वाले थे जिनको आप अनरिजर्व कैटेगरी में ले गए, और उसके नीचे कितने बचे जिनको आपने कैटेगरी में अपॉइंट कर दिया। बस 2 डेटा आप दे दीजिए, अपने आप आपकी कुंडली खुल जाएगी। अब इसमें कुंडली क्या खुल जाएगी कि पता चल जाएगा कि भाई जैसे 10 कैंडिडेट थे तो 10 में 7 का गुणांक अगर अनरिजर्व के बराबर है तो वो तो कैटेगरी में गिने ही नहीं जाएंगे। जो बचे 4 उनको हम केवल देखेंगे कि इनको कैटेगरी में अपॉइंट किया गया तो कितना 27% में हैं कि नहीं है, या 21% में हैं या नहीं है। अगर इतने में हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपकी लिस्ट क्रैश हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है। इसीलिए कोर्ट ने उसमें ये साफ साफ कह रखा है कि आप मुझे ये बताइए कि टोटल कितने कैंडिडेट्स थे जो गुणांक से ऊपर थे और उनको आपने रिशफल किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो आप बताइए फिर चयन क्यों नहीं हुआ 27% का। अगर आपने उनका चयन कर लिया है 27% का, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर जिनका गुणांक था वो कहाँ गए। अगर वो उसमें चले गए तो फिर 27% का आपने किया नहीं, और अगर 27% का किया है उसमें भेजा नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि कहीं ना कहीं आपने घालमेल किया है। तो ये सारी बातें हैं। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कोर्ट के सामने अब इनको 2 चीज़ें रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि कितने अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका गुणांक अनारक्षित के बराबर था और उनको आपने रिशफल यानी कि ओवरलैप किया है या नहीं किया है। अगर ओवरलैप किया है तो नंबर 1 कितने अभ्यर्थियों को ओवरलैप किया है, ठीक ना। फिर उन अभ्यर्थियों को छोड़ने के बाद जो बचा है हमारा कैटेगरी 27%, उसमें आपने कितने अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट किया है। अब जो हमारा फाइनल संख्या होगी चयनित अभ्यर्थियों की, उसमें 2 होंगी। एक तो वो अभ्यर्थी होंगे जिनका चयन अनारक्षित में हुआ है, नंबर 1 बात। दूसरे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका चयन कैटेगरी में हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे माइनर चीज़ है, वहाँ पर ये ध्यान रखना होगा सरकार को कि जो भी गुणांक 67.11 से ज़्यादा होगा उसको किसी भी दशा में आप ओबीसी या एससी कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। तो अब सरकार ने किया ये कि ज़्यादा गुणांक होने के बावजूद भी उसको ओबीसी या एससी में रख दिया है। लेकिन ओबीसी एससी में रख दिया और ये कहते हुए रखा कि जिला आवंटन के नाम पे हमने जो है इसको कैटेगरी में फेंक दिया है। लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं। जैसा सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, आप लोगों ने देखा होगा, जो जस्टिस अरुण मिश्रा साहब वाला जजमेंट है, उसमें उन्होंने यही कहा था कि आपको जो कोटा है वो तो देना ही पड़ेगा, एमआरसी केवल जिला आवंटन के टाइम होगी। तो इसलिए अब सरकार इसमें कहीं से भी बच नहीं सकती, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और हम लोग बहुत
पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारा जितना भी कंटेंशन था, जितनी भी हमारी फाइंडिंग थी, वो सब कोर्ट ने नोट कर ली है। अब सरकार को कि हम लोग की बहस एक तरीके से अगर आप मान के चलिए तो हम लोगों की बहस तो ख़त्म ही हो चुकी है। क्यों ख़त्म हो चुकी है? उसका रीज़न यही है ना कि जो हमारी बात थी वो कोर्ट के सामने पहुंच गई, कोर्ट के जजमेंट में आ गए। अब हम तभी बहस कर सकते हैं, तभी हम दूसरी चीज़ रख सकते हैं जब सरकार अपनी बात रखेगी। अगर वो गलत रखेगी तो हम उसको प्रूफ करेंगे कि ये इस तरीके से गलत है। और अगर वो मान लेती है कि भाई ऐसा हमने गलत किया है, तो बस चाहे लिस्ट रद्द हो जाए या अन्य विकल्पों पर भी सरकार या कोर्ट उस पर जो है जो भी डिसीजन लेना चाहेगी वो ले लेगी। ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके अलावा जो हमारा 3 तारीख का जो 3 मार्च को हमारी सुनवाई लगी हुई है, उसमें देखिए हमारी तरफ से तो सब कुछ, जितना जो कुछ भी बोल था वो सबका सब कुछ हो चुका है। सबका मतलब जो भी हमारा आर्गूमेंट था वो सब हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ स्टेट का आर्गूमेंट बचा है। स्टेट अपना बोल दे कि हमने कैसे किया है, बस आपका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो सीधे सीधे हो जाएगा कि हाँ भाई गलत किया है। अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो क्या बचा? फिर तो हमारे पास जो डेटा है उसके आधार पर जजमेंट तो लिख ही गया, सीधे सीधे कोर्ट या तो लिस्ट रद्द करेगी या जो भी अन्य विकल्प होंगे उन पर जो है विचार कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। और एक मैं आपको चीज़ और सबसे ज़रूरी बता दूं कि सरकार के पास कुछ नहीं है। एक बार भागे हैं रणविजय, उससे पहले अजय कुमार भागे थे, इस बार एडवोकेट जनरल भागे हैं। ठीक ना? कहाँ तक भागेंगे वो इनकी भागदौड़ बहुत जल्दी समझ लीजिए कि ख़त्म होने वाली है, क्योंकि कोर्ट भी एक समय के बाद ये करती है कि आपके लिए सारे रास्ते सीमित कर देती है। अभी तो रणविजय आए थे तो बोले वो तो CSC है, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है, तो वो तो रोज़ ही कोर्ट में रहते हैं, उनका कोई उतना वजन नहीं पड़ता है। लेकिन जो एडवोकेट जनरल है उनका वजन पड़ता है। तो चूंकि एडवोकेट जनरल पहली बार अपने मुकदमे में इंगेज हुए हैं, इसलिए कोर्ट ने उनका, चाहे आप सम्मान करते हुए कह लीजिए, चाहे सम्मान ही है, क्योंकि एडवोकेट जनरल का पद जो है ये आप मान के चलिए कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके बराबर ही उसका पद रहता है। तो एक बार उनके सम्मान में या उनको अपनी पूरी बात रखने के लिए टाइम दे दिया गया। और जहाँ तक मुझे लग रहा कि बस यही, इसके बाद अगर एडवोकेट जनरल भी दोबारा मांगेंगे तो कोर्ट के सामने यही हम लोग डिसीजन रख देंगे कि मिलॉर्ड, इन्होंने देखिए कि 15 दिन का ऑलरेडी टाइम मांग लिया था। इससे पहले रणविजय जो इनके CSC हैं, उससे पहले एडिशनल CSC जो हैं अजय कुमार, वो तक मांग चुके हैं। तो अब इनको क्या चाहिए? अब तो मिलॉर्ड सीधे सीधे जो है आप फाइनल डिसीजन कर दीजिए, क्योंकि इनके पास लगाने के लिए कुछ है भी नहीं। क्योंकि कोर्ट ने भी रणविजय से भी पूछा था कि आप तो थे, आप तो कह रहे थे कि हम लगा देंगे, लेकिन अभी तक आप नहीं लगाए हैं। तो उन्होंने कहा सर फिलहाल हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम लगाएं। तो लेकिन फिर भी जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा नहीं सर, हम एक बार इसको जो है अपने अधिकारियों से बात करके थोड़ा सा टाइम हमको दे दीजिए, हम इसको जो है फाइनलाइज कर देंगे। तो ये सारी बातें हैं। हाँ केशव भाई नमस्कार भैया। आप देखिए जिसका जो भी भाई हैं, अब अगर आप चाहें तो जो है हम अपनी बात जो भी कहनी थी वो हमने कह दिया है। और आप लोग जो है अपना प्रश्न वगैरह जो भी है वो अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सूर्यकांत चौहान भाई बोल रहे हैं कि 67.11 के नीचे सरकार से डाटा मांगा गया है कि या उसके ऊपर से डाटा मांगा गया। देखिए सबसे सिंपल सी बात आप ये समझिए कि जब कोर्ट कोई डेटा मांगती है तो उसमें ऊपर और नीचे का डेटा नहीं होता है, वो एक बीच का माइलस्टोन होता है। क्योंकि उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जैसे अगर उसने 67.11 तक का मांगा है तो उसमें ये नहीं कह सकती कोर्ट कि आप 67.11 के ऊपर का लाइए या 1 को नीचे का लाइए। कोर्ट का सीधा सीधा इंटेंशन ये है कि 67.11 कोई फाइनल कट ऑफ या फाइनल वो नहीं है। 67.11 वो गुणांक है जहां तक के अनारक्षित अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, और 66.73 वो गुणांक है जहां तक OBC का चयन किया गया। तो यहाँ पर जब आपको संख्या देनी होगी तो वो दोनों की दोगे,
नीचे की भी दोगे और ऊपर की भी दोगे। भाई जब तक ऊपर और नीचे की नहीं दोगे दोनों की, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको अनरिजर्व में जाना चाहिए था और कितने ऐसे हैं जिनको कैटेगरी में जाना चाहिए था। तो एग्जैक्ट डेटा तो तभी आएगा ना कि ओवरलैपिंग कितने की होनी चाहिए थी, जब दोनों का डेटा हमारे पास होगा। तो कोर्ट ने दोनों का डेटा जब भी है तो दोनों का डेटा उनको देना पड़ेगा। भाई अगर 67.11 के ऊपर का डेटा नहीं देगी या 67.11 तक का डेटा नहीं देगी, तो ये कैसे प्रूफ होगा कि इतने अभ्यर्थियों का चयन अनरिजर्व में हुआ है। और अगर नीचे का नहीं देगी तो ये कैसे प्रूफ होगा कि इतने अभ्यर्थियों का चयन कैटेगरी में हुआ। तो उनको डेटा दोनों का देना है। अब ये देखते हैं सरकार उस पर क्या करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वो गलत लाती है तो हमारे पास भी पूरी 2770 पेज की लिस्ट है, उसको सॉर्ट आउट करके हम लोग सारा लगा चुके हैं, कोर्ट उसको मान चुकी है। बस इनकी एक बार पक्ष सुनना चाह रही, क्योंकि इनके पास भाई अगर ये सही है तो इनको हमारी बात गलत प्रूफ करनी ही पड़ेगी, तभी ये बचेंगे। और हमारी बात गलत प्रूफ करने के चक्कर में इतना दलदल में फंसेंगे कि इनको खुद निकलते नहीं बनेगा कि कहाँ हम जाएं इन बच्चों को लेकर के, ठीक ना। तो निश्चित आप मान के चलिए कि सरकार तो इसमें जो है हम लोगों का कहीं से भी जो है बच नहीं सकती हम लोगों से। जय सिंह भाई राम राम। अभिषेक भाई बोल रहे हैं भास्कर भाई क्या याची लाभ जैसी स्थिति है क्या? देखिए भैया मैं इस विषय में कुछ भी कहने से अभी तक बचता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है ना कि कोर्ट क्या करती है पूर्णतः कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक ना। कोर्ट के ऊपर डिपेंड इसलिए रहता है कि कोर्ट पूरा क्या करती है कैसे करती है, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमको याची लाभ दे दो, क्योंकि अगर हमने याची लाभ मांग लिया ना तो कोर्ट ये कह सकती क्यों तुमको भाई क्यों दे दिया। अभी जो बाकी ज़्यादा कैंडिडेट मेरिट वाले हैं तुमसे उनको वो कहाँ जाएंगे। और अगर लिस्ट रद्द करती है तो चयनित बोल सकेंगे साहब हम कहाँ जाएंगे, हमारी कौन सी गलती, क्योंकि गलत तो सरकार ने किया है। तो इसलिए कोर्ट क्या करेगी, लिस्ट रद्द करेगी याची लाभ देगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि लिस्ट ही क्वैश होनी चाहिए। अरुण कुमार बोल रहे हैं कि भैया कितनी संख्या हो गई, सब अभी तक इतनी लगभग 2700-2800 के आसपास पिटिशनर्स की संख्या है, उससे ज़्यादा नहीं है। रमन सोनी बता रहे हैं कि आपके हिसाब से कितनी सीट बचेगी। अभी कल आपने सुना होगा रमन भाई कि कल भी मंत्री का बयान कल या परसों में आया था। उसने कहा था कि अभी हमारे पास खुद एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितनी सीट्स खाली हैं कितनी भरी हैं, क्योंकि अभी बेटा उधर हटो, अभी एग्जैक्ट डेटा यही नहीं है ना कि कितनी हमारे पास सीटें हैं, क्योंकि उनके कहने का मतलब तभी संशोधन वाले बच्चे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली थी लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की है। तो जब एग्जैक्ट डेटा सरकार के पास नहीं है तो हम आपको कहाँ से बता दें कि कितनी सीटें खाली हैं कितनी भरी हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा जिसने काउंसलिंग करवा लिया होगा तो उसकी सीट रिक्त नहीं मानी जाएगी। वो आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि वो सीट रिक्त मानी जाएगी। सीट वही रिक्त मानी जाती है जिस पर अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराई है। तो अब जब और मोस्टली जितनी भी सीटें हैं उस पर अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करा ही रखी है। जब काउंसलिंग उसने करा रखी है तो उसमें 2-3 बार तो उनको नोटिस इशू होगा, नोटिस जाएगा कि भैया आप ज्वाइन कर लो आकर के, ठीक ना। तो वो सीटें कभी भी रिक्त नहीं मानी जाएंगी। तो इस चक्कर में आप मत रखिए कि काउंसलिंग वाले हैं संशोधन वाले हैं या कहीं वाले हैं, वो कोई भी सीट रिक्त नहीं मानी जाएगी, वो सारी की सारी भरी मानी जाएंगी। और ये बिल्कुल नोट कर लीजिए कि वो सीटें रिक्त होंगी ही नहीं। सीट रिक्त वही मानी जाएंगी जिस पर काउंसलिंग कोई बंदा नहीं कराया होगा। भोला चौहान बोल रहे हैं याची संख्या बताएं। याची संख्या भैया सीधे सीधे मैं बता दें कि जितनी है 2700-2800 के आसपास कैंडिडेट हैं, ये 3000 के अंतर्गत मान के चलिए, और 200-250 कैंडिडेट इलाहाबाद में है, वही 3000 के अंदर ही हैं, इससे ऊपर नहीं है। उदय भाई पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद में कितने पिटिशनर्स हैं। देखिए इलाहाबाद में ज़्यादा पिटिशनर हैं, उसमें 4-5 याचिकाएं वो थी और 2-1 इधर हुई थी। तो अरे वहाँ मान के चलिए वहाँ बहुत लिमिटेड हैं, मुश्किल से 200-250 के आसपास होंगे। रवि कुशवाहा पूछ रहे हैं कि हमारी लड़ाई किस लिए है, 67.11 या 6102। देखिए रवि भाई मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर कट बात मैं बता दूं, यहाँ पर लड़ाई ना तो 67.11 की है ना तो 6102 की। आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, जब तक आप जो हम लोगों ने कोर्ट में रखा है
बिल्कुल क्लियर कट समझने की कोशिश करिए। कोर्ट में ये बिल्कुल क्लियर कट है कि जब तक ओवरलैप्ड अभ्यर्थियों की संख्या जो हमने बताई है वो और जो सरकार बताएगी वो, दोनों को देख करके जब तक डिसीजन नहीं लिखा जाएगा तब तक आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते हो कि हम 6102, क्योंकि जो 6102 वाला आंकड़ा है, जो 67.11 वाला आंकड़ा है, तो दोनों को जब तक आप रिलेट करके नहीं करोगे तब तक आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हो। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो केवल आप 67.11 अगर एक हम गुणांक मान के चलें जो अनरिजर्व का है, तो जब तक उसके ऊपर की संख्या हमको नहीं मिले, सरकार देगी कि इतने अभ्यर्थियों का गुणांक अनारक्षित के बराबर था, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे कहीं के भी हो, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। तो 67.11 को तो आपको भूलना ही नहीं है। 67.11 के अगर 67.11 को आप छोड़ दोगे तो आपकी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। उसका रीजन यही है ना कि जो 67.11 तक जितने भी अभ्यर्थी थे उन्हीं को तो ओवरलैप करके ले जाओगे, और उन्हीं को सरकार ने ओवरलैप किया नहीं है। इसी वजह से तो हम लोग चयन से वंचित रह गए हैं। अगर ओवरलैप उनको कर देती, फिर हमको 27% देती, तो हमारा चयन हो गया था। तो आप 67.11 को छोड़ नहीं सकते, आपको उसी के इर्द गिर्द घूमते रहना पड़ेगा। आप 67.11 और एमआरसी के नाम पर ही तो सरकार ने घोटाला किया है। तो बिना 67.11 को साथ में लिए आपको आपकी लड़ाई ही नहीं बचेगी, आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि 67.11 ही वो जादुई गुणांक है जिस पर आप ये समझिए कि उसके उस तक वाले जितने अभ्यर्थी होंगे वही तो अनरिजर्व में जाएंगे, और उन्हीं को सरकार ने अनरिजर्व में फेंका नहीं है। और अनरिजर्व में जिनको फेंका है उनको एमआरसी के नाम पे जिला आवंटन कर दिया है, तो उनको ओबीसी में घुसेड़ दिया है। तो वो जो सीटें खाली हुई उन पर जनरल के कैंडिडेट को दे दिए हैं। तो 67.11 जो है वहाँ पर जब तक हम बहस नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए 67.11 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 6102 की अपेक्षा। रवि कुशवाहा भाई कह रहे हैं याचिल आप जैसी कुछ भी स्थिति नहीं है। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने गलत किया है तो लिस्ट रद्द होना ही चाहिए। तुम लोग क्या करो, चलो उधर चलो। फिर ब्रजेश प्रजापति या कौन पूछ रहा कि क्या 22,000 सीटें ऐड हो सकती हैं। अरे यार, इस पर मैंने कितनी बार बताया कि 22,000 सीटें तो हमेशा के लिए अब तो दफ़ा नहीं हो गई हैं, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट वाला डिसीजन लेटेस्ट में आया है वो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि चूंकि जो भर्ती ये थी ये 69,000 की भर्ती थी, तो हम लोग या हम यानी कोर्ट किसी भी दशा में सरकार को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि आप 69,000 जो पद थे उनसे ज़्यादा की भर्ती करिए, क्योंकि हम जो विज्ञापन था वो 69,000 का था। जब विज्ञापन 69,000 का था तो हम लोग कैसे 22,000 सीटों को जोड़ने का आर्डर दे दें। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 69,000 से एक भी सीट एक्स्ट्रा देने का ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रेट जो है हम लोग डिसमिस कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। अब जो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया है, इस डिसीजन के बाद आपको मैं बता दूं, आपको जान के तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो ये 22,000 सीटों पर सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है, इस डिसीजन को आने के बाद जो 22,000 का भूत था वो एकदम से पूरा का पूरा एकदम खत्म हो चुका है। अब 22,000 पदों की जो बात है वो जुड़ने की बात छोड़ दीजिए, पहले जब तक वहाँ से डिसमिस नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नहीं लिखा था, लेकिन उसमें लिख दिया है। उसके बाद सरकार जो है अब अगर 22,000 ऐड भी करना चाहेगी तब भी नहीं ऐड कर सकती है, क्योंकि उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब आप समझते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम क्या उन्होंने एक कानून का हवाला देते हुए कहा है कि चूंकि विज्ञापन 69,000 का था, इसलिए 69,000 से ज़्यादा सीटें जो है भरने का आदेश दिया ही नहीं जा सकता है। लेकिन इस डिसीजन के आने से पहले अगर सरकार चाहती तो उन 22,000 सीटों को ऐड भी कर सकती थी, लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है तो इसलिए अब वो 22,000 सीटें आप दुस्वप्न मान करके उनके विषय में सोचना समझना बिल्कुल बंद कर दीजिए। 22,000 सीटें अब तो कभी कोई भी नहीं जोड़ सकता है। उससे पहले डीबी में अभी वो 68,500 का विज्ञापन चल भी रहा है,
तो वो तो अब चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया उस डिसीजन के बाद अब तो एकदम ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसमें कोर्ट ने कह दिया है कि 69,000 से ज़्यादा एक्सेस से सीटें नहीं दी जा सकती। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो अब स्टेट चाहेगी तब भी नहीं हो पाएगा। रोशन गुप्ता कह रहे हैं कि सरकार तो चयनितों को वेतन देने जा रही है, हम सबका क्या हो सकता है। देखिए, अब वेतन देने जा रही, जो काम करेगा तो उसको वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो काम करे उसको वेतन भी ना मिले। तो अगर वेतन, वो काम कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, तो उनको वेतन देगा। लेकिन अगर वो गलत हैं तो गलती उसमें चयनितों से ज़्यादा सरकार की है ना। अभी जैसे हमारी पिछली डेट पर क्या बहस हुई थी, बहस तो यही थी जब उन्होंने ये कहा था कि जो है इन्होंने सारे कैंडिडेट को, जितने 67,000 हैं, उनको पार्टी नहीं बनाया। तो हमारी तरफ से यही तो बहस हुई थी ना कि वो साहब 67,000 जो अभ्यर्थी थे वो डायरेक्ट जा करके तो नियुक्ति पत्र इनके अधिकारियों से छीन नहीं लाए थे, या ऐसा भी नहीं था कि स्कूल जा करके ज्वाइन कर लिया था कि भैया लाओ अब हम पढ़ाएंगे, रजिस्टर वजिस्टर छीन लिए थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो जब स्टेट ने उनको अपॉइंटमेंट दिया, स्टेट ने उनकी सूची बनाई, वो कैसे भी बनाई हो, सही बनाई हो गलत बनाई हो, लेकिन फिलहाल उसमें उन अभ्यर्थियों का कोई दोष थोड़ी ना है, उसमें जो भी दोष है वो स्टेट का है। तो अगर स्टेट ने गलत किया है तो उसका परिणाम स्टेट भोगेगी, अभ्यर्थी थोड़ी ना भोगेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। कोई पूछ रहा है कि भास्कर भाई हम याची हैं, जो याचियों की पीडीएफ डाली गई थी वो कोर्ट से प्रमाणित है कि नहीं है। तो भैया कोर्ट से प्रमाणित अगर आपको इतना भरोसा नहीं है तो आपको रिटर्न नंबर ले लीजिए जिसमें थे, जा कर के थोड़ा सा शरीर को कष्ट दीजिए, और कष्ट भी मत दीजिए, पैसा दीजिए किसी भी वकील या मुंशी को, वो आपको प्रमाणित प्रति निकाल के दे देगी, ठीक ना। तो आप वहाँ से निकलवा लीजिए कोर्ट से। यहाँ पर इतना ठेका किसी ने नहीं ले रखा है कि जो है हम आपको जो है ये हर एक चीज़ को, अगर इतना आपने ट्रस्ट किया तो उस ट्रस्ट को बना रहने देना चाहिए ना। आपको अब हम प्रमाणित निकालें, जो भी हम लोग पीडीएफ देते हैं वो प्रमाणित ही होती है, कोई हवा में नहीं होती है। तो अगर आपको तब भी अगर भरोसा नहीं है तो जा कर के आप थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके निकलवा लीजिए यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अखिलेश भाई, भैया नमस्कार अखिलेश भाई। ब्रजेश प्रजापति, विकास यादव पूछ रहे कि हम मास्टर कब बनेंगे। देखिए मास्टर कब बनेंगे, मास्टर तो आप वैसे भी हो, बस अंतर इतना है कि आपके जैसा मास्टर तो हमने नहीं देखा। अंतर इतना है, कुछ सरकारी मास्टर या टीचर होते हैं, आप दूसरे ही मास्टर हो, ठीक है। तो ये इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोग बनेंगे, ये मेरा भरोसा है। और हमें लगता है कि ये भरोसा पूरा होगा निश्चित रूप से। संदीप भाई पूछ रहे हैं नौकरी कब मिलेगी। देखिए नौकरी, देखिए यार ये प्रश्न मत पूछिए जिसका जवाब हम न दे पाएँ। देखिए कब मिलेगी इसका जवाब तो आपके बड़े बुजुर्गों ने भी कहा होगा कि भाई जब भी आपका भाग्य होगा उस समय आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी जो संघर्ष है उस संघर्ष अगर हम लोग करेंगे तभी तो नौकरी प्राप्त होगी ना। तो अभी संघर्ष का टाइम है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हम भी चाहते हैं कि हमको कल मिल जाए, लेकिन अभी हमारे चाहने भर से कुछ थोड़ी ना होता है। आप एक सर्वशक्तिमान सरकार से लड़ रहे हो, वो भी ऐसी सरकार से लड़ रहे हो जो डबल इंजन वाली है, सेंट्रल में भी है स्टेट में भी, जो किसी को कुछ नहीं समझती है। उसके बावजूद अगर हम लोग टिके हुए हैं उस सरकार के सामने, ना केवल टिके हुए हैं बल्कि पूरी दमदारी से उसका गर्दन दबाए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितनी मजबूत स्थिति में हैं। और अभी आपने देखा होगा कि मंत्री जी का भी बयान आता रहता है। उन्होंने क्या कहा था कि आपकी नौकरी से ज़्यादा हमें उन लोगों की चिंता है जो नौकरी पा गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो डर बैठा है, जो खौफ बैठा है, वो किसका है? हमारा थोड़ी ना है, वो आप ही सबका है। और हमारी पूरा जितने भी टीम है उसका खौफ है कि इन्होंने गलत किया है, तो इसीलिए इनको जो है ये डर लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं इनको बचाना ज़रूरी है। तो अगर उनको बचाएंगे तो हम लोगों को मिलेगी, उसकी चिंता मत कीजिए। मनीष भाई कितने याची होंगे? देखिए वो मैं बता चुका हूँ, सब 3,000 के अंदर है, कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं है। कमलेश भाई कह रहे हैं कि लिस्ट क्वैश होगी। देखिए मैंने ये बताया ना कि
सारे विकल्पों पर जो है विचार करती है कोर्ट, ठीक ना। अभी तो आप एक पक्ष रख रहे हो, उसी तरीके से जो सरकार होगी वो अपना पक्ष रखेगी, चयनित अपना पक्ष रखेंगे, ठीक ना। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि हमको क्या करना है, लिस्ट रद्द करना है या अन्य विकल्पों पर विचार करना है। वो पूर्णतः कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते साहब ये नहीं ये करो, क्योंकि आप अपनी फरियाद लेकर के जाओगे कोर्ट के सामने, और कोर्ट उस पर क्या करती है वो पूर्णतः कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो ऐसा नहीं कि आप जो मांगने जाओ हर वो चीज़ मिल जाए। हो सकता है आप मांगने कुछ जाओ मिल कुछ जाए, हो सकता है आप मांगने जाओ आपको उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है उम्मीद से कम मिल जाए। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि जो है जो आप मांगेंगे वो तुरंत मिल जाएगा, मिलेगा ये सत्य है, लेकिन जहाँ पर जो न्याय संगत होगा, संविधान द्वारा जो भी प्रदत्त कानून है उनके हिसाब से जो उचित होगा वो डिसीजन कोर्ट पारित करेगी, और उसको हम सबको पालन करना होगा। केशव भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे केशव भाई फ़ोन पे बात कर लीजिए। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो क्या होता है कि अगर कोई आपकी डिटेल छूट जाती है तो उसमें क्या होगा कि वो जो वकील होता है वो एक अपना एफिडेविट लगा करके उसमें जो चीज़ें सही करनी होती हैं वो करेक्ट करके तब दी जाती है लिस्ट। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं आती है। ये जो कोर्ट में लिस्ट जाती है केशव भाई, इस कोर्ट में ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा बहुत गलत भी होता है तो क्लरिकल मिस्टेक के अंतर्गत आ जाता है। और बाकी जो आप बता रहे हो कि अगर उसमें डिटेल वगैरह करेक्ट हो कि अगर कहीं आगे फॉरवर्ड होगा तो वो ये जो कॉपी होती है इस कॉपी के साथ में वो एक लिस्ट बना करके देता है एडवोकेट। उस लिस्ट में वो पूरा अपना वेरीफाई करता है, साइन आपके सामने करवाता है, फ़ोटो लगवाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो फॉर्मेलिटी बाद में पूरी की जाती है, अभी इससे कोई मतलब नहीं। ये तो आपको केवल एक हो गया है पिटीशन, लेकिन अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर एक अलग सूची तैयार होती है। वो सूची उसके ऊपर लग करके तब जाती है, तब जा करके वो कंसिडर की जाती है। कोई कह रहा कि जो लास्ट में याचिका पड़ी थी, हाँ जो भी याचिकाएं थी सब पड़ गई हैं, सब कनेक्ट हो गई हैं, सारी चीज़ें हो गई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहुल भाई पूछ रहे हैं कि अगर लिस्ट रद्द होती है तो कितने नीचे आएगी मेरिट। देखिए जो चीज़ आप सोच रहे हैं हर चीज़ आपको 12 से 15 हज़ार सीटों का हुआ है तो आप खुद सोच सकते हैं कि गुणांक पर 3 से 4 कैंडिडेट 4,000 का अभ्यर्थी हैं तो उस हिसाब से अपन मान लगा लीजिए कि मेरिट कितनी होगी। ओम सागर भाई इतना बड़ा लिख रहे हैं कि बेंच बदलेगी क्या। देखिए बेंच बदलेगी क्या या ना बदले उससे कोई मतलब नहीं। आप इतना जान लीजिए कि जो डिसीजन चौहान साहब ने लिख दिया है ना, इस डिसीजन का आप बिल्कुल मान के चलिए ये ब्रह्मास्त्र हम लोग कहते थे वही है। इसको जो है कोई भी सरकार या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी झुठला नहीं सकता, इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। और फिलहाल होली, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि होली से पहले तो बेंच बदलनी नहीं है, होली के बाद ही बदलेगी। रवि भाई कह रहे हैं कि हम सब ने पता कर लिया 28,941 ओबीसी के बच्चे 67.11 हैं। बहुत बढ़िया आपने काम किया है। ये तो पहले हम लोगों को पता था। तो बस आप रवि भाई ऐसा सोच लीजिए, बिल्कुल मोटा मोटा गुणा भाग कर लीजिए कि अगर 67.11 तक 28,941 हैं तो ये जोड़ लीजिए, प्लस 27% जो ओबीसी का कोटा है वो जोड़ लीजिए, उतनी सीटें हमको दे दिया जाए, बात खत्म हो गया, हम लोग चुपचाप चले आएंगे। आपको क्या लगता है सरकार के पास अपने बचाव के लिए अंतिम अस्त्र क्या होगा? अंतिम अस्त्र से पहले ये आपको समझने की ज़रूरत है कि हमको क्या चाहिए। तो जो हमको चाहिए अगर सरकार वो मान जाती है तो उसको अस्त्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अतुल भाई कह रहे हैं कि लिस्ट तो रद्द नहीं होगी, सेकंड ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन बहुत सारे हैं भाई। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। अब अगर 2 आंखें आपको मिल जा रही हैं तो लिस्ट रद्द हो चाहे भाड़ में जाए, उससे क्या मतलब है। हमको तो जो चीज़ों के लिए
हम लोग गए हैं नौकरी के लिए, वो अगर हमको मिलती है तो बाकी कुछ भी आप किसी को बचाओ, उससे हमको थोड़ी नहीं लेना देना। और फिर हमारा लोकस भी तो यही है, हमारा लोकस भी तो यही है कि हमको नौकरी दी जाए। तो अगर हमको मिल जाती है तो सीधी सीधी बात है कि फिर तो हमारा मैट्रिक डिस्पोज ऑफ हो जाएगा ना। जिस उद्देश्य को लेकर के आप कोर्ट में गए हैं और वो उद्देश्य ही आपका पूरा हो जाता, तो कोर्ट ये थोड़ी ना जाएगी कि इनका क्या किया जाए, इनका न किया जाए। भाई सिंपल सा बात है, आपने पिटीशन इसलिए की क्योंकि आपका चयन नहीं हुआ, क्योंकि आप करो कि वी आर द मेन कंटेस्टेंट, हम लोग मेन कंटेस्टेंट थे। और अगर ये ना होते मतलब इलीगल कैंडिडेट जो सरकार ने भर दिए हैं, अगर वो ना होते तो हम होते। यही तो आपने कहा, इसीलिए आप उनके पीछे पड़े हुए हो। तो अगर वो ना होते, हम होते, तो अगर सरकार कह रही कि वो भी हो जाए तुम भी हो जाओ, तो क्या दिक्कत है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको भी हम लोग पालन करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लिस्ट रद्द होगी, क्या मिलेगा वो तो भविष्य की बात है, वो तो सामने जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। आदित्य भाई कह रहे हैं कि लाभ ना लेने का, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग लाभ नहीं लेंगे ना लेना। देखिए एक बात मैं जान लीजिए कि यहाँ पर कोई ज़िंदगी भर मुकदमा लड़ने के लिए नहीं आए हैं। जिस दिन हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी, हम क्यों मुकदमा लड़ेंगे यार। 40-50 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, वो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ खोपड़ी तोड़ना ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग जो है तो बिल्कुल नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जितने भी हम लोग हैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए आए हैं। यहाँ पर नेतागिरी या कोर्ट केस लड़ने के लिए नहीं। कोर्ट केस तो एक बहाना है नौकरी प्राप्त करने का। संदीप भाई बोल रहे हैं कि 18 में जो याचिका पड़ी थी उसका क्या हुआ। देखिए यार, अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी याचिकाएं थी सब पड़ गई हैं, फाइल हो गई हैं, कनेक्ट हो गई हैं, और अगर लाभ मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। वो प्रश्न बार बार रिपीट मत करिए। प्रदीप भाई सब लोग जुड़ गए हैं, निश्चिंत रहिए। अवनीश भाई पूछ रहे हैं कब तक डिसीजन आ सकता है। देखो हमारी तरफ से तो सब कुछ हो गया है ना। अब जितना जो कुछ बचा है वो स्टेट की तरफ से बचा है। स्टेट जिस दिन लगा देगा उसी दिन काम खत्म हो जाएगा। मुकुल साहू कह रहे हैं कि विज्ञापन में लिखा रहता है कि सीट घट बढ़ सकती है। बिल्कुल घट बढ़ सकती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था 22,000 की। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 69,000 से एक्सेस सीटें नहीं हम भरवा सकते हैं। तो जब वहाँ से वो रद्द हो गया 22,000 का मैटर, तो अब क्या करोगे। अब तो 22,000 तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये केवल देखिए बिल्कुल क्लियर कट है। शायद इसीलिए लोग मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम भी करते हो, कुछ लोग हमको जो है गलत भी मानते हैं। क्योंकि मैं आपको लॉलीपॉप नहीं दूंगा, ना ही लॉलीपॉप मुझे देना पसंद है, ना ही जो है झूठ बोलना पसंद है। जो भी कहूँगा आपके सामने कहूँगा, ठीक ना। और वो लोगों को बुरा लग जाता है, तो इसलिए सच स्वीकार करना समझिए कि 69,000 में एक भी सीट बढ़ने नहीं जा रही है। आप नोट कर लीजिए और इस बात को दिमाग से जितनी जल्दी निकाल देंगे कि 22,000 वाला सिगुफा, उतना आपके लिए सुकून भरा होगा, ठीक ना। तो ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं से भी 22,000 सीटें जुड़ने जा रही हैं, छोड़ दीजिए उसको। आदित्य भाई बोल रहे हैं सरकार एक याची लाभ। देखिए एक्चुअली क्या ना, समस्या तो यही है कि हर व्यक्ति को याची लाभ चाहिए, हमको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। भैया देखिए सिंपल सी बात है, कोर्ट किसी को नौकरी देने के लिए नहीं बैठी है। आप बात समझने की कोशिश करिए, नौकरी देने के लिए नहीं बैठी है, वो न्याय करने के लिए बैठी है। अगर न्याय करेगी तो लिस्ट रद्द होगी, अगर समझौता करेगी या अपना टाई अप रहेगा तो अलग बात है। वो भी सरकार के साथ मिल करके, सरकार के अगेंस्ट जा करके नहीं। अगर जो भी कोर्ट करेगी, अगर सरकार उस पर एग्री होगी तभी कुछ होगा। सुनील भाई कह रहे हैं कि 63+ हो पाएगा। यार मेरा भी खुद 63 है तो अगर हमारा होगा तो आपका भी होगा, बिल्कुल होगा। योगेश भाई पूछ रहे हैं कि कब तक फाइनल हो सकता। देखिए हमारी तरफ से सब कुछ हो चुका है, अब बस सरकार 1-2 बार जो भी भागना था वो भाग चुकी है। तो अब जहाँ तक मुझे लग रहा है 1-2 डेट में फाइनल हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार सरकार अपना पक्ष रख देगी एडवोकेट जनरल, क्योंकि इस बार आए हैं और अगली बार आ गए जिस दिन, उसी दिन मैटर क्लियर हो जाएगा। सुनील मुझे पूछ रहे हैं कि क्या MRC केस कोर्ट बिल्कुल फाइनल करेगी, क्यों नहीं फाइनल करेगी। सुनील संदीप भाई बोल रहे हैं इस बेंच के बाद गवर्नमेंट दूसरी। आप लोग आगे की क्यों सोचने लगते हैं। अभी यार पहले जो सामने है
उसको हम लोग फाइनल करवाएंगे कि आगे की बेंच में फाइनल करवाएंगे? हमारे सामने जो है, हम तो चाहते हैं कि यहीं से जो कुछ होना है सब हो जाए, आगे के हम सोच ही नहीं रहे हैं। मोहित जायसवाल भाई करें, जीत आपकी जरूर होगी। देखिए भाई, जीत ये किसी एक की नहीं होगी, जीत होगी हम सब की होगी, पूरी समाज की होगी। और जो भी हमारे साथ सीनियर कंधे से कंधा मिला करके हमारे भाई खड़े हुए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, वो जीत सबकी होगी, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। अनूप यादव बोल रहे हैं कि जो पहले हैं उनका नुकसान तो नहीं, किसी का नुकसान नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। अरविंद यादव बोल रहे हैं कि भास्कर भाई यदि याची लाभ मिला तो क्या ग्रह जनपद मिलेगा? नहीं नहीं, वो आपके पड़ोस में ही स्कूल बनवाया जाएगा उसी पड़ोस के स्कूल में ही जो है आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि घर के पास ही जो है विद्यालय बनवा लेंगे, वहीं पर जो है अपॉइंटमेंट करवा लेंगे। ठीक है अरविंद भाई। मैं देख रहा हूँ कि 90% जो कमेंट हैं वो याची लाभ के लिए हैं। पवन गुप्ता करें, क्या मामला डबल बेंच ले जा सकती है? तो बिल्कुल ले जा सकती, क्यों नहीं ले जा सकती है? अगर उसको लगेगा कि सिंगल बेंच का जजमेंट उसके फेवर में नहीं है या ऐसा है जिसका पालन करना संभव नहीं है, तो अगर सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं जा सकती है? अगर हमारे अगेंस्ट होगा, सपोजिट अगर हमारे अगेंस्ट हुआ या उनके अगेंस्ट हुआ, या जिससे मैं ना एग्री हूँ या वो ना एग्री हो, तो हर व्यक्ति आगे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? रोशन गुप्ता कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा केस डिले करके क्या हमारा पक्ष कमजोर किया जा रहा है? अब आप यार ये मान के चलो कि सरकार अब कहाँ से डिले कर देगा, कि मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि कहाँ से कमजोर हो जाएगा। पिछली बार जो दिसंबर में आर्डर उठाया था वो उठाया तो वो यहाँ तक दलदल में धंसी थी सरकार, और इस बार जब भागी है तो चौहान साहब की बेंच में आ गया तो यहाँ तक धंसते चली गई। ठीक ना? तो डिले करने में उसका फायदा नहीं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इस बार जितना डिले करेगी तो सीधे जो है दफन हो जाएगी स्टेट। तो ये बिल्कुल आप सोच लीजिए कि ये बिल्कुल मत सोचिए कि डिले करेगी तो हमारा पक्ष कमज़ोर है। पक्ष सरकार का कमज़ोर होता, भागता वही है जो कमज़ोर होगा और गलत होगा। हम नहीं भागते हैं, तो वो गलत है इसीलिए वो भाग रही, लेकिन उसके भागने का परिणाम उल्टा हो रहा। पहले क्या हुआ, कम नुकसान हुआ क्योंकि दिसंबर वाला आर्डर में सब्जेक्ट टू पिटीशन हो गया जितनी भी अपॉइंटमेंट थी। अब क्या हो गया, पूरा का पूरा जितना भी उन्होंने घोल मेल किया था वो उठा करके कोर्ट ने कोटेड कर दिया कि अब जवाब दो आकर के। अब इसका जवाब सरकार कहीं से नहीं दे सकती है। ये समझ लीजिए कि ऐसा हुक में फंसा है कि अब जो है इससे बचना सरकार के बस की बात नहीं है। सुनील कुमार बोल रहे हैं कि भास्कर भाई डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। क्यों, आपके तैयार नहीं है क्या? हाँ, रवि कुशवाहा बोले बिल्कुल। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि देखिए आर्डर क्या रहता है, कोर्ट उसका अगर सरकार कंप्लायंस कर लेगी तो आगे जाने की नौबत ही नहीं पड़ेगी, और अगर कंप्लायंस नहीं करेगी तो वो अगर जाना चाहेगी तो चली जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संदीप भाई बोल रहे हैं जैकेट अच्छी लग रही। ठीक भैया संदीप भाई, आपको दे देंगे, ठीक है, नौकरी मिल जाएगी तो आपको पक्का दिलवा देंगे। अनिल कुमार चौरसिया भाई बोल रहे हैं कि भाई केस जीतने के बाद मेरिट कितने तक जा सकती है? देखिए मेरिट कितने तक जा सकती है उससे ज़्यादा फोकस ये है कि जो हमारे साथी हैं उनका कैसे हो। हमारा फोकस इस बात पर है, मेरिट से ज़्यादा हमारा फोकस हमारे साथियों के साथ में है कि हमारे साथियों का भला कैसे होगा, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और रही बात केस मेरिट जानेंगे कितने तक, तो आप में मान के चलिए कि 12-13 हज़ार इधर सीटें हैं टोटल, अगर हॉरिजेंटल वगैरह रिजर्वेशन सब हटा दो, सब कुछ छोड़ दो, तब भी 12-13 हज़ार सीटें मिलेंगी ना। तो 12-13 हज़ार में एक सीट पर लगभग 3 से 3.5 हज़ार कैंडिडेट हैं, ठीक ना। और इस हिसाब से 3 चौके बार आप 4 गुणांक ऑटोमेटिक, 3 से 4 गुणांक ऑटोमेटिक, जितनी गुणांक इस समय गया है उसमें आप 4 गुणांक कम कर लो, उतनी मेरिट जा सकती है आराम से।
हरिओम भाई कह रहे हैं कि यार भाई दिमाग मत ख़राब करिए। फ़िलहाल तो सरकार की हालत ख़राब कर रखी है आप लोगों ने, दिमाग ख़राब करेंगे तो हालत सरकार की ज़्यादा नहीं ख़राब कर पाएंगे। इसलिए अपना दिमाग शांत रखिए, तभी जो है नौकरी मिलेगी। प्रवीण भैया न प्रवीण पाल भाई नमस्कार, बड़ी देर में आए यार तुम। रमेश भाई क्या हम बताएं, ये अच्छी लाभ तो जो है ऐसे बट रहा जैसे जो है खैरात तो खैर नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन जितना लाभ लोगों को चाहिए उतना आसान नहीं होता है ये सब चीज़ें। कन्हैया कह रहे हैं कि उम्र में छूट और आगामी भर्ती में मौका ना दे कोर्ट, ये घातक। ये देखो बहुत बढ़िया कन्हैया भाई ने प्रश्न किया। देखिए यहाँ पर वो शिक्षा मित्रों वाला मैटर नहीं है कि आप उनको उम्र में छूट और आगामी भर्ती में मौका दे करके टरका दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल भूल जाइए कि हम लोगों को आगामी भर्ती और छूट और मौका दे, कतई नहीं। बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर आगामी भर्ती में छूट और उम्र में छूट, नौकरी में छूट वो लेने नहीं गए। हमारा सिर्फ इतना कंटेंशन है, सिर्फ एक बात है कि जो गलत अपॉइंटमेंट हुई है वो अगर ना होते लिस्ट चयन सूची में, तो उस चयन सूची में हम होते, सिर्फ इतना सा है। तो हमको अपने से मतलब है, हम ही तो मेन कंटेस्टेंट हैं। तो अगर वो ना होते, हम होते, तो उनको भैया हटा दो, हम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और अगर उनको नहीं हटाना तो हमको देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि ठीक है भैया आपको हम अगली भर्ती में शामिल करेंगे। ये कोई शिक्षा मित्र थोड़ी ना है कि जो है आपको उम्र में छूट दे दे। क्यों भाई, हम उम्र में छूट मांगने गए हैं कोर्ट से? जो हमारी प्रेयर होगी उसी प्रेयर पर डिसीजन आएगा। या तो वो हमारी प्रेयर एक्सेप्ट करेगा या डिसमिस करेगा, दो में से एक ही काम होगा। एक्सेप्ट करेगा तो हम लोगों को चयन सूची रद्द होगी, या हम लोगों को जो भी न्याय संगत होगा वो मिलेगा। और या तो फिर डिसमिस हो जाएगी तो हमको शायद कुछ ना मिले, कम इस कोर्ट से, या जो भी होगा वो आगे कोर्ट में हम देख सकते हैं अगर हम लोग उससे एग्री नहीं करेंगे। तो ये जो आप बता रहे हैं कि उम्र छूट या आगामी भर्ती, ये कुछ नहीं है। ये सब तो सहानुभूत में ऑर्डर दिए जाते हैं। वहाँ पर जो शिक्षा मित्रों का मैटर था वो डिसमिस हुआ था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उनको कुछ दिया था। तो हमको कुछ नहीं लेना है, हमारा सिर्फ एक कंटेंशन है, वो नहीं होते तो हम होते। इस लाइन को हमको पकड़ के चलना है। या तो आप उनको हटाइए, हमको दे दीजिए, और अगर आप उनको नहीं हटा रहे हो तो फिर दूसरा आप रास्ता तैयार करिए। तो ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि उम्र में छूट वाला ये सब। यहाँ पर हम लोग उम्र में छूट और आगामी भर्ती में मौका वगैरह मांगने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये मांगने जा रहे हैं कि हमारी सीट पर उनको कर दिया गया, तो उनको बाहर कर दो भैया, हम स्वतः अपनी सीट पर आ जाएंगे। रही बात उम्र और भर्ती की, तो उससे कोई लेना देना नहीं हमको। और सिंपल सी बात है, जब कोर्ट में आप जाते हो तो जो आपकी मेन प्रेयर होती है उसी प्रेयर पर ही डिसीजन आता है। तो उस प्रेयर पर डिसीजन आता है, तो उस प्रेयर से हट करके कोई डिसीजन थोड़ी ना कोर्ट फॉलो कर देगी कि हम जाना पूरब चाह रहे हैं, वो आपको पश्चिम थोड़ी ना भेज देगी। अरुण कुमार कह रहे हैं कि जजमेंट कितने दिन के लिए रिजर्व हो सकता है? देखिए जजमेंट रिजर्व होना कोई उसकी लिमिटेशंस नहीं होती, 3 महीने के लिए होता है। 3 महीने में किसी भी टाइम वो जो है पास कर सकती है। बाकी इसका कोई आधिकारिक जो है नहीं होता कि वो इतने दिन के बाद नहीं रिजर्व कर सकती, वो रिजर्व रख सकती है। बस उसको आप मेंशन करवा सकते हैं कि साहब आपने जजमेंट रिजर्व किया था, उसको डिलीवर कर दीजिए। तो ये सारी बातें हैं। हाँ ये देखिए सुरेश सैनी भाई कह रहे हैं कि हम लोगों को जॉब से मतलब, बस वही चीज़ कहने का मेरा मतलब है कि हमारा जो लोकस है जॉब का है, बस हमको उसी से मतलब है। बाकी कैसे देती है, क्या करती है, क्या सरकार करती है, क्या कोर्ट करती है, उससे हमारा बेहतर विकल्प ये है कि हमको क्या चाहिए, उस पर हमारा फोकस बना रहना चाहिए। सोहेल भाई पूछ रहे हैं कि कितने तक ओबीसी जा सकती है? मैंने बता दिया, आप जितनी मेरिट है उसमें 3-4 गुणांक कम कर लीजिए, उतना हो जाएगा। जगबीर भाई नमस्कार। और जगबीर भाई ठीक हैं? थोड़ा सा शायद हमने लेट में देखा या आप लेट में आए, पता नहीं।
अनीस शेख कह रहे हैं कि जल्द फाइनल होगा। हाँ बिल्कुल भैया, देखिए हमारा सब कुछ हो चुका है, अब केवल सरकार का पक्ष बचा है, सरकार रख दे बस। जय श्री राम, हो जाएगा तुरंत। देखिए रेहान सिद्दीकी बोल रहे हैं कि सरकार बहुत ऊल जुलूल, देखिए मैं बता दूं कि ऊल जुलूल दे रही थी, अब सिर्फ उसको जो कोर्ट ने जजमेंट में कोटेड कर दिया है, उस जजमेंट के बाद ऊल जुलूल का रास्ता बंद हो चुका है। आपको सीधा सपाट शब्दों में बताना है कि आपने 3.8 का जो ओबीसी है, 16.60 समथिंग का जो ओएससी का है, इसके अलावा 3.8 ओबीसी का, केवल उसी के इर्द गिर्द जो है उसको डेटा देना है, और वो 75 जगह भाग भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। केवल वो फ्लैट जो 3 बिंदु हैं, 17 है, 17 भी 18 और जो 3.80 और 16 वाला, इन पर 5-6 पॉइंट पर आपको देना है बस। इसके अलावा क्या देना है? इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ना हमसे रहेगा, ना कोर्ट से रहेगा, ना सरकार से रहेगा। सरकार दूसरी चीज़ है ही नहीं, उसको सिर्फ मोटा दे देना कि भैया इतने कैंडिडेट थे, केवल नंबर्स देने, केवल संख्या बतानी, बस संख्या बता दे, संख्या बता नहीं सकती। राजभर प्रमोद भाई कह रहे हैं कि अब नौकरी जल्दी मिल जाए, सब लोग भैया यही चाह रहे हैं, लेकिन बस यही चीज़ है ना कि हमारे चाहने से अगर हर चीज़ पूरी हो जाती तुरंत, तो इंतज़ार करना किसे अच्छा लगता है। फिर भी अगर कोई चीज़ थोड़ा सा इंतज़ार और संघर्ष के बाद मिलती है तो हम लोग उसकी इज्जत करते हैं। बाकी जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसका महत्व कोई नहीं समझता है। तो उम्मीद है कि अगर जब भी हम लोगों को मिलेगी तो उसका महत्व हम सभी लोग समझेंगे। जगबीर सिंह चौधरी बोल रहे हैं कि सिंगल बेंच से किस तरह के ऑर्डर की संभावना है। जगबीर भाई, अगर मैं आपको सच बताऊं तो सिंगल बेंच से मुझे ऐसा लग रहा है कि लिस्ट ही रद्द होगी। हालांकि ये बात हो सकता है कुछ लोगों को सही ना लगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यही होना चाहिए। और फिर देखते हैं, वो तो बहस पर डिपेंड करता है कि आगे किस तरह की बहस होती है। उस बहस में कुछ अगर निकल के आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। मनीष कुमार करें, क्या सरकार बचने के लिए मुख्य याचिकाकर्ताओं की या लीगल टीम पर कोई, यार पहले तो आप ये जान लो मनीष भाई, मुख्य याचिकाकर्ता मतलब जीरो। मुख्य याचिकाकर्ता कौन सी बला है? किसने आपको बता दिया कि मुख्य याचिकाकर्ता भी कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है मुख्य याचिकाकर्ता। यार आप कहाँ से, आप ये लोग, मेरी तो समझ नहीं आता कि ये मुख्य याचिकाकर्ता जो शब्द है वो किसकी उपज है। मुख्य याचिकाकर्ता क्या होता है? अगर किसी पिटीशन में 10 याची हैं तो वो 10 का सेम ग्रीवांस रहेगा, सेम लोकस रहेगा, सेम अधिकार रहता है। मुख्य याचिकाकर्ता कौन सी बला है? किसी का नाम, आखिर जो पिटीशन होती है उसमें जितना एक पक्षकार होता है उतना ही बाकी पक्षकार भी होते हैं, ठीक ना। और बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि कहीं से मुख्य याचिकाकर्ता क्या होता है, किसी का नाम लिस्ट में ऊपर लिख गया तो आखिर किसी नाम से वो प्रदर्शित करना होगा ना वेबसाइट पर कि किस नाम से इसको डाला जाए। तो उसमें अगर किसी का नाम शो कर रहा तो वो मुख्य याचिकाकर्ता हो गया। मुख्य याचिकाकर्ता कोई शब्द ही नहीं है, जितने भी हैं वो याचिकाकर्ता हैं, पिटिशनर्स हैं, मुख्य कोई नहीं है। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मुख्य याचिकाकर्ता पर दबाव। मुख्य याचिकाकर्ता मतलब कुछ नहीं है, जो भी हैं सब याचिकाकर्ता। अगर मैं हूं, मेरे साथ 200 लोग हैं तो आपके साथ 500 लोग हैं, तो जितना 200 का लोकस रहेगा उतना ही 500 का लोकस रहेगा। जो 500वें का रहेगा वही पहले का रहेगा, जो पहले का रहेगा वही 200वें का रहेगा। तो ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि उसमें मुख्य याचिकाकर्ता जैसी भी कोई चीज़ होती है। कोर्ट में कोई मुख्य याचिकाकर्ता नहीं होता। अगर एक पिटीशन में 10 लोग हैं तो 10 मुख्य होते हैं, 100 लोग हैं 100 मुख्य हैं, और वो 100 चाहें तो वो हर एक याचिकाकर्ता 100 वकील खड़ा कर सकता है। तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि कोई मुख्य याचिकाकर्ता जैसी बला भी होती है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। तो जब मुख्य याचिकाकर्ता कोई उसमें है ही नहीं तो दबाव किस पर बनाएगी? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो मुख्य याचिकाकर्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको आप दोबारा मत रिपीट करिएगा कि मुख्य याचिकाकर्ता कोई नहीं होता। मुख्य याचिकाकर्ता जितने हैं सब याचिकाकर्ता ही हैं, सब याची हैं, पिटिशनर्स हैं, सबका लोकस सेम है, सेम ग्रीवांस है, जो पहले का है वही आखिरी का है, ठीक ना। तो जब सब याचिकाकर्ता हैं तो किसके ऊपर दबाव बनाएगी कोर्ट, ओ सॉरी स्टेट? किसी के ऊपर नहीं दबाव बनाने। भाई क्या करेंगे, क्या दबाव बनाएंगे?
जितना है क्या इससे भी और मरे हुओं को कितना मारोगे यार, क्या दबाव बनाएगी भाई? नौकरी तो नहीं ना दिया अभी, जब नौकरी दिया नहीं तो किस बात का दबाव करेंगे? तो दबाव कुछ नहीं बना सकते हैं। और ये भी नहीं कि आप कोई 2 नंबर वाले व्यक्ति हैं कि कोई चोरी डकैती करने वाले हैं जो गिरफ्तार कर लो, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। कमलेश पाल भाई कह रहे हैं कि लेट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा यूट्यूब वगैरह पर। राम प्रवेश सिंह बोल रहे हैं कि मंत्री ने बोला कि भर्ती पूरी हो गई है। देखिए अभी कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा, उसने कहा कि अभी बहुत सारे संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं और जो भी हैं उस हिसाब से भर्ती अभी चल रही है। उसके बाद देखेंगे जो थर्ड काउंसलिंग वाले बच्चे गए थे उनका भी काम खत्म हो गया है। अनिल कुमार चौरसिया, हाँ जीत तो देखिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जीत तो 100% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोनू शर्मा पूछ रहे हैं आज थोड़ा अल्लाह का ज्ञान। अरे नहीं यार सोनू भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत जल्दी हम लोगों को जो है न्याय मिलेगा और नौकरी के रूप में मिलेगा। सुहेल अहमद पूछ रहे हैं कि भाई 12,460, अच्छा वो बीटीसी जो अखिलेश गवर्नमेंट में वैकेंसी निकली थी ना, हाँ जो 12,460 में कोई ऑर्डर, देखिए दो तरीके से दो चीज़ें होती हैं। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो ऑर्डर है वो बाउंड है अथॉरिटी पर या नहीं बाउंड है। दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। पहला एक तो डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन कोर्ट ये करती है कि इसको आपको फॉलो करना है। दूसरा ऑर्डर ये होता है कि वो एक सजेशन देती है, सजेस्ट करती है, बाउंड नहीं करती है कि आप ये कर सकते हैं या इन पर डिसीजन लीजिए। तो जिस पर ये वो कोर्ट लिख देती है कि इस पर न्याय संगत डिसीजन लीजिए, तो मतलब वो बाउंड नहीं रहता, काम खत्म हो गया, फिर वो आप टहलाते, वो पूर्णतः सरकार के ऊपर डिपेंड होता है, वो चाहे तो करे और चाहे तो ना करे। तो 12,460 वाला जो ऑर्डर है वो ऐसा ही है, वो बाउंडिंग ऑर्डर नहीं है। उसमें क्या है, उन्होंने कहा था कि सरकार इस पर डिसीजन ले, तो सरकार डिसीजन ले लिया कि हम भैया नहीं करेंगे, बात खत्म, अब जाओ टहलो जा करके। तो हमको ऐसा डिसीजन नहीं, हमको पूरा बॉन्ड डिसीजन होगा कि हाँ ऐसा काम होगा या ऐसा आपको करना है। जैसे शुरू में जब हम लोग आए थे तो बहुत लोग कह रहे थे कि फलाना ऑर्डर हुआ जा रहा, धमाका ऑर्डर हुआ जा रहा, आपका नहीं हुआ। तो भैया हमको वो ऑर्डर नहीं थे, वो बॉन्ड, वो केवल यही रिप्रेजेंटेशन टाइप में थे और डायरेक्शन थे, जिसमें उसने कहा था कि आप कानून के अनुसार डिसीजन लीजिए। तो कानून के अनुसार डिसीजन ले लिया सरकार ने कि भैया हमको नहीं कराना, बात खत्म हो गई। और जो हमारा डिसीजन होगा वो बाउंड होगा सरकार के ऊपर, उसको पालन करना अनिवार्य होगा। अगर नहीं करेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और मानना याचिका आ जाएगी, अधिकारी जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। तो हमको ऐसा ऑर्डर चाहिए, हमको ऐसा ऑर्डर नहीं चाहिए कि जो सरकार के ऊपर थोपा गया हो कि ठीक है आप इनको इच्छा हो कर दीजिए, इच्छा हो ना। हमको ऐसा ऑर्डर चाहिए जो कोर्ट में ही लिखा हुआ हो कि आपको ऐसा करना है, बस ये चीजें है ना। रोशन गुप्ता बोले टीम के एससीईआरटी में गुप्त सूत्र हैं या नहीं जिससे आप पता चल सके सरकार। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि वास्तव में क्या होता है क्या नहीं होता है, सरकार को जो कुछ करना होता है वो आपको बताती नहीं है और ना ही कोई अधिकारी बताता है। वो जो भी ये गुप्त सूत्र बताते हैं तो वो उन्हीं से आप पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मेंद्र भाई बोल रहे हैं कि लिस्ट रद्द करवाइए। देखिए हमारे करवाने से हर चीज़ नहीं होगी, जो भी होगा कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कोर्ट उस पर क्या एक्शन लेती है। अजीत भाई बोल रहे हैं कि क्या 3 को हाँ अगर फाइनल हो जाएगा। देखिए अगर एजी साहब लगा दी उसमें तो आप निश्चित मान के चलिए 3 को ही 3। देखो अब ये मान के चलिए जिस दिन भी एजी साहब आ गए इस बार, बस वही लास्ट डेट होगी, ये मान के चलिए। नीरज भाई राम राम। मोहित यादव करें मंत्री जी अपने दामादों को जरूर बचाएंगे। अगर दामादों को बचाएंगे तो हम लोगों को देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो भाई।
फिर हरिनंदन वर्मा बोल रहे हैं कि 27% बिलो 67.1। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, जितने 67.11 से ऊपर हैं उनको आप अनरिजर्व में फेंक दो, वो उनकी जितनी नंबर है जितनी संख्या है, फिर उसके बाद हमको 27% जोड़ करके दे दो, बस हम जा रहे हैं, क्या दिक्कत है हमको। सीधी सीधी बात है वही ना, कि जितने 67.11 तक हैं उनको आप अनरिजर्व में ले के चले जाओ, उनको अलग कर दो, फिर उसके बाद जो बचे उसमें 27% हमको हमारा दे दो बस। उसमें तुमने 3.8% दिया है, अब क्या जवाब होगा भाई। परसेंट 2% का अंतर इधर उधर होता 2-4% का तो तुम मैनेज कर लेते। अब पूरा पूरा आरक्षण खा गए तो कहां से मैनेज करते घूमोगे। सर्विस भाई मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए मुश्ताक भाई, आप लोग समझने कोशिश करिए। मैं आपको एक बात मैं बता दूं, जो भी भाई जल्दी फाइनल करवाने की सोच रहे हैं, देखिए केस फाइनल नहीं करवाना। फाइनल का मतलब है कि हमको यार कुछ मिले, आखिर हम नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो अगर फाइनल हो गया तो क्या कर लेंगे ये बताइए। फाइनल अभी चलिए मान लिया डिसीजन कर दिया कोर्ट ने अंट संट, तो हमको अगर कुछ नहीं मिला तो यार हमारा मुकदमा लड़ने का मतलब क्या रह जाएगा। हम क्या केस फाइनल करवाने के लिए या केस लड़ने के लिए या ऑर्डर करवाने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं, या जनहित के लिए लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य हमको नौकरी प्राप्त करना है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमको नौकरी मिले। कोई ये थोड़ी ना कि हमारे ऊपर बोझ हो गया या भार हो गया कि हम उसको जल्दी जल्दी खींच के फेंक दें। हमारा उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है, तो हमारा केस में जब भी ऑर्डर हो जैसे भी हो तो उसमें कम से कम हमारे लिए कुछ हो यार, हमको नौकरी मिले। ऐसा थोड़ी ना अभी अंडरस्टैंड लिख करके चला जाए फिर हम लोग टहले, तो हम टहलने के लिए थोड़ी ना मुकदमा लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं नौकरी के लिए। तो जब ऑर्डर आए तो उसमें नौकरी मिलनी चाहिए ना, सबसे जरूरी चीज़ ये है। जितेश कटियार और बोल रहे हैं कि एनसीबीसी पर कमेंट करें। एनसीबीसी उस लायक बची ही नहीं कि उसके ऊपर कमेंट किया जाए। जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था नेशनल स्तर की संस्था है और उसके बावजूद उसको अपने वजूद की चिंता नहीं है, तो उस पर कमेंट करके क्या फ़ायदा। ये तो कमेंट की बदनामी हो जाएगी अगर उस पर हम कमेंट करते हैं, ये तो हमारी बदनामी हो गई है। हमारा जो है नहीं ध्यान दे रहा कि हम उस पर कमेंट कर सके। जो अपने वजूद को बचाने के लिए नहीं कर सकती तो उस पर क्या कमेंट किया जाए। राज वर्मा भाई बोल रहे हैं कि एससी की इतनी सेट सब वही है 5,000 के आसपास एससी में भी। पवन गुप्ता बोल रहे हैं कि 68,500 में क्या याची लाभ दिया गया। हाँ उसमें जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स थे उनको कोर्ट ने कहा है कि हम पूरी लिस्ट जो है गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट हैं जो सिंगल में थे डीबी में थे उनको जो है आप अपॉइंट कर दीजिए प्रथम 3 जनपदों में। राज वर्मा बोल रहे हैं कि भाई एससी का गुणांक कितना गिर सकता। देखिए अगर ये मुकदमा हम लोग के पक्ष में लिस्ट रद्द करके आ गए ना तो एससी के जितने भी भाई बहन हमको लगता है सब हो जाएंगे। दीक्षा यादव बोल रही हैं कि क्या याची लाभ ही मिलेगा। देखिए वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। देखिए जो याची लाभ वाली स्थिति होती है उसमें दोनों पक्षों का जो स्वीकृत होती है वो जरूरी होती है। दोनों नहीं बिल्कुल तीनों आप कहिए। पहले तो स्टेट जो रिस्पोंडेंट होती है, दूसरा पिटिशनर्स यानी कि हम लोग, और तीसरा कोर्ट। तीनों की सहमति जरूरी होती है। अगर वहाँ पर कोर्ट भी कहेगा कि भाई हम इनको क्यों दें तो फिर वहाँ पर मामला लटक जाएगा। तो इसलिए कई फैक्टर्स होते हैं। जितना आसान कुछ चीज़ें आसान दिखती हैं पर आसान होती नहीं हैं, उन्हीं में से एक जो चीज़ होती है वो हम लोगों के बीच में है। ब्रजेश प्रजापति भाई हम भी सोचते हैं कि आपकी बात सच हो जाए और हम लोग जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। रघुवीर सिंह चौधरी बोल रहे हैं कि मित्र डबल बेंच में जाना पड़ा तो कितने समय लगेगा। देखिए हमारा ये तो अभी सोचना ही नहीं है कि डबल बेंच जाना है,
क्योंकि अगर हमारा काम सिंगल बेंच से निकल रहा तो डबल बेंच गया भाड़ में, हम क्यों भैया कोई ज़िंदगी क्या बुढ़ापे तक क्या मुकदमा ही लड़ते रहेंगे। तो हमारा प्रयास यहीं से नौकरी लेने का है। बाकी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि अगर डीबी जाता भी मैटर है तो देखिए डीबी में काउंटर इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन कुछ होता नहीं है, उसमें केवल सिंगल बेंच का जज जो डिसीजन होता है वही देखा जाता है। तो डीबी में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इससे पहले एक मुकदमा 506 स्पेशल अपील 2017 में हुई थी तो वो तो 4 दिन में डिसाइड हो गई थी। इस तरह के बहुत सारे डिसीजन होते हैं। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि अगर इन केस जो आप पूछ रहे हैं उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ कि वहाँ पर कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, जल्दी निपट जाता है मैटर, क्योंकि वहाँ पर डिसीजन जाता है ना, उसी का इनिशिएट किया जाता है कि ये कोई कमी तो नहीं है इसमें, बस बाकी डिसीजन हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं और कमेंट तो लगातार आ रहे हैं। अनिल कुमार चौरसिया भाई बोल रहे हैं कि जीत जाए फिर बूंदी बंटवाई जाएंगी। नहीं अनिल भाई, बूंदी से काम नहीं चलेगा। ये मान के चलिए लड्डू तो बंटवाने ही पड़ेंगे, ख़ास करके जो है आपको तो बंटवाने ही पड़ेंगे, केवल बूंदी से काम नहीं चलेगा। देखिए रवि कुशवाहा भाई ने भी बोल दिया है कि उन्होंने बूंदी जो है बता रहे थे ना, तो बूंदी के बजाय रवि भाई ने बोला है कि काजू कतली फिक्स है। तो आप लोग प्रार्थना करिए, नौकरी के साथ साथ आप लोगों को जो है रवि भाई काजू कतली भी खिलाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अनिल कुमार भाई बताने से काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है भैया, सारी बातें हो गई हैं और मैं आप लोगों से ये कहते हुए विदा ले रहा हूँ कि अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोग अपने विद्यालयों में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।